आज के प्रोग्राम का उन्वान है किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जिसकी जड़ें यूनानी ज़बान यानी ग्रीक में जाती हैं और ग्रीक का लफ्ज़ है काइनेसिस। काइनेसिस के माने हैं हरकत या मोशन। अब हमारी दुनिया में तरह तरह की हरकत होती है, मसलन परिंदे उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं वगैरह। तो मोशन या हरकत की हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में हम कई मुख्तलिफ मौज़ूआत उठाएंगे। इनमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हैं। डिस्प्लेसमेंट को उर्दू में हटाओ कहते हैं, वेलोसिटी रफ्तार होती है और एक्सेलरेशन इसरा। जब हम एक्सेलरेशन समझ लेंगे तो फिर इसका एक मखसूस केस यानी दैट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर गौर करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम वेक्टर्स के ऊपर गौर करेंगे। जब हम किसी बॉडी की हरकत की बात करते हैं तो सबसे पहले उसको कहीं पर लोकेट करना होता, यानी कि उसकी पोजीशन डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। ये कहाँ से डिफ़ाइन होती है, इसके लिए हमें किसी ओरिजिन का हवाला देना होता। तो मसलन ये कि हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट x = 0 है, फिर वो बॉडी आगे चलती है तो x की वैल्यू बढ़ती जाती है। जहाँ ये है पोजीशन टाइम के ऊपर, वहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसकी पोजीशन x of t है। तो x of t को हम एक फंक्शन कहते हैं, फंक्शन ऑफ t, क्योंकि फंक्शंस की ज़रूरत तो हमें बार बार पड़ेगी और फंक्शन मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है जिससे आप वाकिफ़ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर थोड़ी सी और बात इस पे की जाए तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। फंक्शन एक फैक्ट्री की तरह चीज़ होती है। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा। फैक्ट्री में ख़ाम माल अंदर आता है और फिर तैयार शुदा माल बाहर निकलता है। तो फंक्शन में आप कोई नंबर इनपुट करते हैं और फिर एक नंबर आउटपुट होता है। तो मिसाल के तौर पर आप नंबर 2 डालते हैं और आउटपुट 4 होता है, या आप 3 डालते हैं और आउटपुट 9 होता है। तो ये फंक्शन उस नंबर को, इनपुट को स्क्वायर करता है। तो दिस इज़ द स्क्वायरिंग फंक्शन और दिस इज़ द फंक्शन x² और t²। तो जो भी आप इनपुट डालते हैं उसका स्क्वायर बाहर निकलता है। अब किनेमैटिक्स के हवाले से हमें एक ख़ास फंक्शन की ज़रूरत है, x of t। x of t का मतलब यह है कि आप कोई टाइम इनपुट करेंगे और उससे आपको पार्टिकल या उस जिस्म की पोजीशन मालूम होगी। सो x of t tells you where the particle is at time t। अब मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करना चाहूँगा, या जिसको हटाओ कहते हैं। तो पोजीशन एट टाइम t को हम x of t1 कहेंगे। अब t1 कुछ भी हो सकता है, t1 कैन बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 2.9 सेकेंड, जो कुछ भी है उस वक्त पे जहाँ पार्टिकल खड़ा है, मौजूद है, उसको हम x of t1 कहेंगे। और इसी तरह जब एक मुख्तलिफ वक्त पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है तो पोजीशन एट टाइम t2 इज़ x of t2। अब जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक क्वांटिटी मिलेगी जिसे हम डेल्टा x कहते हैं। अब इस पे आप ना कंफ्यूज हों, इस वास्ते कि डेल्टा x दो अलहदा चीज़ें नहीं हैं, एक क्वांटिटी है, एक सिंबल है। और डेल्टा x इज़ डिफाइंड एज x of t2 माइनस x of t1। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम x of t2 नहीं लिखना चाहते, x of t1 नहीं लिखना चाहते, इसको छोटा करके हम x2 लिखते हैं और x1 लिखते हैं। चुनाचे डेल्टा x, और मैं फिर ये बात कहूँगा कि दिस इज़ नॉट डेल्टा इनटू x, ये एक चीज़ है। तो डेल्टा x इज़ x2 माइनस x1, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है और ये सिर्फ एक ही सिमत में, एक ही डायमेंशन में। अब पिछले लेक्चर में डायमेंशन से मैंने मतलब कुछ और लिया था, यानी कि वो ईंटें हैं जिससे हम तमाम क्वांटिटीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं।
यहाँ डायमेंशन से मुख्तलिफ मतलब है मेरा। तो अगर एक पार्टिकल यूं एक सिमत में जा रहा है तो इट इज़ मूविंग इन वन डायमेंशन। अगर वो न सिर्फ इस सिमत में लेकिन इस सिमत में भी जा सकता तो इट इज़ मूविंग इन टू डायमेंशंस, और अगर ऊपर भी जा सकता तो फिर थ्री डायमेंशंस हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ एक डायमेंशन की बात करना चाहूँगा, फिर टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन की बात हम बाद में करेंगे। अब ये ग्राफ आपके सामने है, तो पार्टिकल पोजीशन x1 पर है टाइम t1 पर, और फिर जब टाइम t2 हो जाता है तो ये पोजीशन x2 पर पहुंचता है। अब अगर t1 पर ये पोजीशन 10 पर था, यानी कि जो भी ओरिजिन आपने लिया है उससे 10 मीटर दूर था, तो ये हम कहेंगे कि x1 इज इक्वल टू 10। और फिर t2 पर जब ये पहुंचता है तो इसकी पोजीशन x ऑफ t2 इक्वल्स 30 मीटर्स हो जाती है। तो डेल्टा x को हमने डिफाइन किया है एज x2 माइनस x1। तो x2 30 मीटर्स है, x1 10 मीटर्स है। अगर आप इन दो को सब्ट्रैक्ट करें तो उससे 20 मीटर बनते हैं पॉजिटिव। 30 माइनस 10 इज प्लस 20। अच्छा, लेकिन यूं भी हो सकता है कि टाइम t1 के ऊपर पार्टिकल पोजीशन 30 मीटर्स पर था और टाइम t2 पर ये 10 मीटर्स पे पहुंच जाता है। अब देखिए, डेल्टा x का मतलब तो नहीं बदला, इट इज स्टिल x2 माइनस x1। और जब आप 10 मीटर और 30 मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे माइनस 20 मीटर्स बनता है। यहाँ से एक बहुत वाज़ेह बात सामने आती है कि अगर साइन पॉजिटिव हो तो उसका मतलब ये कि x2 x1 से बड़ा है, और अगर साइन नेगेटिव हो तो उसका मतलब ये कि x2 x1 से छोटा है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो चलिए अब हम स्पीड और वेलोसिटी की तरफ आते हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों हमें ये दिखाते हैं कि पोजीशन वक्त के साथ किस तरह से बदल रहा है। अब दो अलग-अलग तस्वुरात हैं, दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड का लीजिए। तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। मतलब ये कि अगर एक जिस्म इतना फासला तय करता है इतने वक्त में, तो आप फासले को वक्त के साथ जब तकसीम करेंगे तो उससे एवरेज स्पीड बनती है। तो स्पीड कभी ज़्यादा हो सकती है और कभी कम, लेकिन आप टोटल फासला लेंगे और जितना वक्त लगा उस फासले को तय करने में, उसको आप टोटल टाइम कहेंगे। इसके बरक्स एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम डिफाइन किया जाएगा। अब जैसा कि आपने पहले ये देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। डिस्टेंस में ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आया कि आप इधर से गए इधर और फिर वापस आए और फिर उधर पहुँचे। जितना टोटल फासला बनता है उसी को आप डिस्टेंस कहेंगे, और साइन इसका हमेशा पॉजिटिव होता। इसके बरक्स डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे एज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। जैसा कि आपने पहले देखा था, x2 माइनस x1 को हमने डेल्टा x कहा था, और मैं फिर ये कहूँगा कि डेल्टा x अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। इट इज़ x2 माइनस x1, द नंबर x2 माइनस x1। और इसी तरह से डेल्टा t के माने हैं t2 माइनस t1। तो ये भी एक ही चीज़ है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, तो उसको हम डेल्टा x बाय डेल्टा t कहेंगे, और ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी इसलिए कि हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये डेल्टा x बाय डेल्टा t वही चीज़ है जिसको हम स्लोप कहते हैं या ग्रेडियंट कहते हैं। तो जैसे एक गाड़ी पहाड़ पे चढ़ती है
तो वो एक स्लोप है, ढलवान है, और ये ढलवान जितना ज़्यादा होगा तो ग्रेडियंट भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगा। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा तब्दीली आती है आगे जाने से, और एग्जैक्टली यही चीज़ स्पीड पर सादिक आती है कि अगर थोड़ा सा टाइम गुज़रे तो डेल्टा एक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अब एक तस्वीर हमारे सामने आती है कि जब पार्टिकल टाइम t1 पर x1 पर होता है तो फिर टाइम t2 पर पोजीशन x2 पर पहुंचता है। इससे एक एवरेज स्लोप बनता है। एवरेज स्लोप से मतलब दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द पार्टिकल व्हेन इट वाज एट t1 टू व्हेन इट वाज एट t2। इसके बरक्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ख़ास वक्त के ऊपर होती है। तो यहाँ मैं दोबारा वही तस्वीर बना रहा हूँ, वही ग्राफ बना रहा हूँ। आप देखें कि पार्टिकल इज़ एट पोजीशन x1 एट टाइम t1, एट x2 एट टाइम t2। अगर हम दो ऐसे वक्त लें जो एक दूसरे के बहुत करीब हों, और अगर ये वक्त का फासला, अगर ये दौरानिया कम होता जाए और ये ज़ीरो को अप्रोच करे, तो फिर हम इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब यहाँ हमें थोड़ी सी ये बात करनी चाहिए कि बहुत करीब होने का मतलब क्या। बहुत करीब होने का मतलब है कि आप डिस्टेंस या टाइम को ज़ीरो की तरफ ले जा रहे हैं, अप्रोचिंग ज़ीरो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप उसको ज़ीरो कर रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक नंबर बहुत छोटा हो सकता है, मसलन 0.001, अब इससे भी छोटा नंबर है 0.0001, मगर ये सबसे छोटा नंबर तो नहीं है, इससे भी एक और छोटा नंबर है 0.00000001। अगर आप इतने ज़ीरोज़ लिखें कि वो दुनिया के गिर्द एक लाइन बनाएं, तो वो नंबर भी ज़ीरो नहीं होता। ज़ीरो मीन्स एग्जैक्टली ज़ीरो। तो जब हम ये कहते हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेज ज़ीरो, तो उसका मतलब ये कि वी मेक इट एज स्मॉल एज यू कैन पॉसिबली इमेजिन। लेकिन ज़ीरो, ठीक ज़ीरो के बराबर ये नहीं होगा। ये एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। अब चलिए हम एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। एक्सेलरेशन मेजर्स हाउ द वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। अब पहले तो हमने इसकी बात की थी ना कि हाउ पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, लेकिन अब बात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो रही है। वेलोसिटी खुद घटती और बढ़ती है। हाँ, अगर वो एक मुस्तकिल वैल्यू पर है तो फिर नहीं बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन इन जनरल तो ये होगा कि एक गाड़ी कभी तेज़ चलती है, कभी आहिस्ता चलती है, गोया कि इसकी वेलोसिटी में तब्दीलियाँ आती हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये है हाउ द वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम। अब जिस तरह हमने एवरेज स्पीड डिफ़ाइन की थी, इसी तरह हम एवरेज एक्सेलरेशन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसकी डेफिनेशन ये बनती है, द एवरेज एक्सेलरेशन is the change in velocity divided by the time taken for that change in velocity to occur. तो अगर velocity अब 0 है और थोड़ी देर बाद 1 है और ये तब्दीली आधे सेकंड में हुई, तो फ़र्क होगा change in velocity which is 1 minus 0 divided by half. तो इसका मतलब है 2 units. मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि डेल्टा वी इज़ नॉट डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई वी। ये एक चीज़ है विच इज़ इक्वल टू v2 माइनस v1, और डेल्टा टी की तो हमारी बात कई दफ़ा पहले हुई है, इट इज़ द डिफरेंस इन टाइम्स। अब ये वही चीज़ है जिसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो पहले आपने स्लोप को एक और हवाले से देखा था, दैट वाज द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ x वर्सेस टाइम। यहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, और इस स्लोप को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये बनती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑफ द रेशियो डेल्टा v बाई डेल्टा t।
तो लफ्ज़ों में इसका मतलब ये बना कि जैसे जैसे दोनों टाइम्स में फ़र्क कम होता जाता है तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की लिमिट एक्सेलरेशन के बराबर बनती है। अब चलिए एक बार फिर इसको एक तस्वीरी शक्ल से हम पहचानते हैं, डेफिनेशन को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइम t1 पर वेलोसिटी की वैल्यू v1 है और टाइम t2 पर वेलोसिटी की वैल्यू v2 है। अब जैसे जैसे t1 और t2 एक दूसरे के करीब आते जाते हैं तो v1 और v2 भी एक दूसरे के करीब आते हैं, तो वहाँ जब आप एक लकीर खींचते हैं उस लकीर को आप टेंजेंट का लफ्ज़ देते हैं। द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज इक्वल टू a। तो ये एक लिमिटिंग प्रोसेस है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आप डेल्टा टी को कभी एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं करेंगे, उसको आप अप्रोच करवाएंगे टूवर्ड्स ज़ीरो, तो ये छोटा होता चला जाएगा लेकिन कभी ठीक ज़ीरो पर नहीं पहुंचेगा। अब एक बात पे ज़रा गौर कीजिए, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि अगर इसकी एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, अगर उस बॉडी की स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मुमकिन है। यही बात तो वेलोसिटी के ऊपर भी सादिक आती है। वेलोसिटी इस सिम्त में हो सकती है या इस सिम्त में। इस सिम्त में अगर पॉजिटिव है तो इस सिम्त में नेगेटिव है। फिर आप ये भी नोट करें कि एक्सेलरेशन को वेलोसिटी की सिम्त में होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं। एक्सेलरेशन एक सिम्त में हो सकती है और वेलोसिटी दूसरी सिम्त में। तो अगर कोई जिस्म एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हरकत कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, इसमें कोई मजायका नहीं, ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। तो इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा। ये एक ट्रेन है, ये एक्स डायरेक्शन में चल रही है। टाइम t1 इक्वल 0 पर इसकी स्पीड 15 मीटर्स पर सेकंड है, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। अच्छा, अब यहाँ देखिए, हमने पहली दफ़ा एक्सेलरेशन के यूनिट्स की बात की है। एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होने चाहिए? ये देखें कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी खुद लेंथ बाय टाइम होता। तो जब आप लेंथ बाय टाइम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा लेंथ ओवर टाइम स्क्वायर्ड, या L t टू द पावर -2। और अगर आप यूनिट्स MKS इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लेंथ यानी लंबाई की पैमाइश मीटर्स में होती है और टाइम की पैमाइश सेकंड्स में होती है। तो इसके यूनिट्स फिर बने मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो अब ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं इसमें एक्सेलरेशन -2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड है, जिसका मतलब ये कि इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी घट रही है। तो अब चलिए, कुछ वक्त के बाद अगरचे ट्रेन उसी सिम चल रही है, यानी कि अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रही है, लेकिन अब इसकी स्पीड कम हो गई। अब पहले 15 थी, 15 मीटर पर सेकंड, तो अब सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड होकर रह गई है। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मुख्तलिफ सिमतों में हो सकते हैं। अब मैं एक स्पेशल केस पर गौर करना चाहता हूँ, दैट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है और मुस्तकिल भी हो सकती है। तो अब मुझे वो केस कंसिडर करना है जहाँ इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मुस्तकिल एक्सेलरेशन के साथ कोई चीज़ चल रही है। अब ऐसी सूरत में हम कुछ आसान कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और अब मैं आपकी तवज्जो उन कैलकुलेशंस की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हम अपनी सहूलत के लिए टाइम t1 को कुछ भी रख सकते हैं। मतलब ये कि हमने घड़ी जहाँ अपनी सेट की है उसको हम टाइम 0 पर सेट करेंगे, तो t1 को हम 0 कहेंगे और t2 को हम t का नाम देंगे। वैसे तो हम t2 भी कह सकते थे, लेकिन अपनी आसानी की खातिर हम t2 को t का नाम देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हमने यूं किया तो फिर x1
इनिशियल पोजीशन बनी और इसको हम x0 का नाम देंगे। कुछ और नाम भी दे सकते हैं लेकिन ये हमारी मर्जी है, हमने इसको x0 कहा। और x2 को हम x कहेंगे, इसको भी हमने छोटा कर दिया जिस तरह हमने t2 को t कर दिया। अगर वो जिस्म v0 स्पीड के साथ शुरू होता है तो v1 को हम v0 कह रहे हैं, तो इसकी स्पीड टाइम t2 के ऊपर, जिसको हमने t कहा, v2 हो जाएगी और v2 को भी अब हम v कहेंगे। अब तो मुख्तसर ये कि हमने x1 को x0 कह दिया, v1 को v0, x2 को x और v2 को v। ऐसी सूरत में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज एक्सेलरेशन की हम यूं बात कर सकते हैं, द एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। और चूँकि a कांस्टेंट है, इसमें तब्दीली और तगय्युर नहीं आती हैं, तो v विल बी इक्वल टू v नॉट प्लस at। तो a कांस्टेंट है। मैं फिर इस बात पर जोर दूंगा कि इस इक्वेशन में जो लेफ़्ट साइड है जिस पर a लिखा है, a इज़ अ कांस्टेंट। v2 को हमने v कहा है, v1 को हमने v0 कहा है, t1 0 है इसलिए कि हमने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, और t2 को हमने t कहा है। चुनांचे इस फॉर्मूले से हमें, यानी कि जो पहला फॉर्मूला है उससे हमें v इक्वल्स v0 प्लस at का फॉर्मूला मिलता है। अब एवरेज की डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं बाय 2। अब चूंकि वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो आप एवरेज वेलोसिटी को यूं डिफाइन करेंगे, इट इज़ द एवरेज ऑफ v0 एंड v, या जिसको हमने पहले v1 और v2 कहा था, एक ही बात है। तो इट इज़ v0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2। इसको हमने एवरेज स्पीड अब डिफाइन किया हुआ, या इसको अगर आप जैसा कि मैंने कहा कि पुरानी नोटेशन में लिखना चाहें तो इट इज़ x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, वही चीज़ निकलती। अगर आप x इक्वल्स x0 प्लस v एवरेज इंटू t में v एवरेज सब्सटीट्यूट करें ऊपर से, जहाँ v एवरेज की डेफिनेशन दी हुई है, और ये याद रखें कि x2 x है और x1 x0 है, कि t2 t है, t1 0 है, तो फिर उससे ये फॉर्मूला आपके सामने आएगा। अब इस फॉर्मूले को कैसे समझा जाए? ये x एज ए फंक्शन ऑफ t डिफाइन करता है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप t की कोई सी वैल्यू दें तो उसके नतीजे में आपको x मिलेगा। अब अगर आप t को 0 करें तो x की क्या वैल्यू निकलेगी इससे? ये देखें कि इट इज़ x0, जहाँ से आपने शुरू किया था। सो एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x0 विच इज़ द इनिशियल पोजिशन फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। तो दो इक्वेशंस हमारे सामने आई हैं, मैं उनको दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर। x इक्वल्स x0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वेयर्ड, और दूसरी जो वेलोसिटी की है v इक्वल्स v0 प्लस at। दूसरी इक्वेशन में आप ये नोट करें कि अगर मैं t को 0 कर दूं तो v इक्वल्स v0। इससे दोबारा ये बात सामने आती है कि दिस इज़ v0 इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। अब इनको दोबारा से मैं प्लॉट करना चाहूँगा ताकि ये बातें आपके जहन में फिक्स्ड हो जाएं। x एज ए फंक्शन ऑफ t, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है पार्टिकल दूर होता जाता है ओरिजिन से, और अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी भी बढ़ती है और ये स्ट्रेट लाइन के तौर पर बढ़ती है। सो t as t increases v increases linearly। इसके बरक्स पोजीशन इंक्रीसेस क्वाड्रेटिकली विथ t। तो ये दो अहम इक्वेशंस आपके सामने हैं, इनसे हम कुछ और इक्वेशंस हासिल करेंगे बड़ी आसानी के साथ।
अगर आप इसमें से टाइम निकाल दें, मतलब ये कि जो दूसरी इक्वेशन है v इक्वल्स वी नॉट प्लस ए टी, उसमें से आप t को लिख लें एज t इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई a, और ये पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो उससे फिर आपको पहली इक्वेशन मिलेगी विच इज़ v स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर्ड प्लस 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. दिस इज v एज ए फंक्शन ऑफ x. अब देखिए इस इक्वेशन को समझने की ज़रूरत है. ये हमें बताती है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है तो v की वैल्यू भी उसके साथ साथ तब्दील होती है. t इक्वल्स 0 पर x की वैल्यू क्या थी? x नॉट. तो t इक्वल्स 0 पर v की वैल्यू बनती है v नॉट, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट तो 0 हुआ. तो आपने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में अब काफ़ी कुछ पढ़ा है, देखा है, बहुत से फॉर्मूले डिराइव किए हैं और उनकी डेरिवेशन देखी है. लेकिन इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए चलिए थोड़ी सी सैर करते हैं. हर गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है. इस गाड़ी में आप ये देख रहे हैं कि स्पीडोमीटर 0 से लेकर 160 तक जाता है और यहाँ यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर फी घंटा. अच्छा, इस वक्त तो गाड़ी खड़ी है, इसकी स्पीड 0 है. एक्सेलरेटर जब मैं दबाता हूँ तो इंजन का ज़ोर पहियों के ज़रिए से नीचे पहुँचता है और ज़मीन इस गाड़ी को आगे धक्का देती है. तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जा रही है. इस वक्त 50 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई है. अब और बढ़ रही है. अब तकरीबन 60 पे पहुंची है. 70 तक रखना. इस मुस्तकिल रफ्तार पे अगर हम चलते गए 1 घंटे तक तो हम 70 किलोमीटर का फासला तय कर सकेंगे. अब मैं एक्सेलरेटर को अगर छोड़ दूं तो इसकी रफ्तार कम होती चली जाएगी, यानी कि अब नेगेटिव एक्सेलरेशन शुरू हुई. और अगर मैं ब्रेक लगाऊं, अब ब्रेक मैं लगाने वाला हूं, तो ये देखिए इसकी रफ्तार किस तेज़ी से कम होती है और कम होते होते बिलाखिर इसकी रफ्तार 0 हो जाती है, यानी कि गाड़ी खड़ी हो गई. अब हम एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं, वेक्टर्स. अभी तक तो हमने 1 डायमेंशन की बात की थी ना, कि एक जिस्म जो है वो सिर्फ एक ही से चल सकता है. तो अगर आप ये बताना चाहें कि ये कितनी दूर पहुंचा है तो आपको सिर्फ एक नंबर बताने की ज़रूरत है, ये फासला. लेकिन अगर ये 2 डायमेंशंस में हो तो आपको 2 नंबर्स देने की ज़रूरत होगी, और अगर 3 डायमेंशंस में हो तो फिर 3 की. और वैसे तो हम सिर्फ 3 ही डायमेंशंस देख सकते हैं, लेकिन फिजिसिस्ट यहाँ नहीं रुकते और मैथमेटिशियंस यहाँ नहीं रुकते, वो तो n डायमेंशंस में भी जाते हैं. मगर ये तो बहुत दूर की बात है, हमें सिर्फ इस वक्त 2 और 3 डायमेंशंस की बात करनी है. तो आइए फिर हम वेक्टर्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. वेक्टर्स की 2 खुसूसियात हैं. एक तो ये कि उनका एक साइज़ होता है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, लेकिन इसके अलावा वो किसी ख़ास सिमत में भी होते हैं, गोया कि उनका एक डायरेक्शन होता है. 1 डायमेंशन में तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक ही डायरेक्शन है, लेकिन वहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. अब पोजीशन वेक्टर लीजिए 2 डायमेंशंस में. 2 डायमेंशंस में एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ. पाकिस्तान के नक्शे पे हम एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं जिसका एक सिरा कराची पर हो, ओरिजिन कराची पर हो, और दूसरा सिरा इस्लामाबाद पे. तो इसके लिए हमें 2 बातों की ज़रूरत होगी. एक तो ये बताना है कि ये शुमाल की तरफ कितना है और फिर मशरक़ की तरफ कितना. तो 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, 2 नंबर्स की, कि वो इस तरफ कितना है और इस तरफ कितना है. और फिर इससे हम एक तीर बनाएंगे
जो कराची से इस्लामाबाद तक का होगा, एंड दैट विल बी द वेक्टर विच पॉइंट्स फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। और ये 2 डायमेंशंस की बात है। सो वी आर टॉकिंग ऑफ ए फ्लैट सरफेस ऑन विच वी विल ड्रॉ ए 2-डायमेंशनल वेक्टर। इस वेक्टर की लंबाई 1200 किलोमीटर है और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। इसी तरह से हम वेलोसिटी वेक्टर बनाते हैं। अब जैसे ये एक गाड़ी है जो एक सड़क पर चल रही है और ये सड़क सीधी नहीं है, इसमें एक मोड़ है। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी अपना डायरेक्शन बदल रही है। अगरचे ये एक ही स्पीड पे चल रही है और उसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि उस वेक्टर की लंबाई एक ही है, शुरू में भी वही है और आखिर में भी वही है, लेकिन इस वेक्टर का डायरेक्शन मुसलसल बदलता जा रहा है। हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं या उसे 2 कोऑर्डिनेट्स कहा जाता। तो अगर हमने अपने एक्सिस को x और y कहा है तो हमें 2 नंबर्स देने की ज़रूरत है, x और y। एक वेक्टर को 2 नंबर्स से बनाया जाता है और बाज़ औक़ात हम xy लिखते हैं, बाज़ औक़ात rx और ry लिखते हैं। अच्छा, ये देखें कि ये r सब x, यानी x जो है वो नीचे लिखा जाता है और y भी नीचे लिखा जाता है। इसकी एक तस्वीरी शक्ल भी यूं बनती है कि पॉइंट xy है, ये एक पॉइंट है 2-डायमेंशनल प्लेन में। हमने ओरिजिन 0 के ऊपर रखा हुआ है, तो सीधे हाथ को जितना हम चलते हैं वो फासला x बनता है और ऊपर जितना चलते हैं वो फासला y बनता है। तो इस वेक्टर को हम या तो वेक्टर r लिख सकते हैं या फिर इसके 2 कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, x और y। इन कोऑर्डिनेट्स को हम कंपोनेंट्स कहते हैं और कंपोनेंट्स को हम मैथमेटिकली x और y लिखते हैं। x इज इक्वल टू r कोसाइन थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो इन फार्मूलों से तो आप वाकिफ़ होंगे, इसमें सिर्फ सादा ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो रिवाइज कर लीजिए। ऐसे देखें, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या बनती है, x ओवर r, और कोसाइन थीटा की y ओवर r। जब आप इन दोनों को स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू r स्क्वायर्ड इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से ये बात याद होगी कि कॉस स्क्वायर्ड थीटा प्लस साइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि अगर आप एक वेक्टर के कंपोनेंट्स को स्क्वायर करें, यानी कि एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड बनाएं, तो उससे फिर एक कांस्टेंट नंबर मिलता है आर स्क्वायर्ड। गोया कि एक वेक्टर की लंबाई का इन्हिसार इसके ऊपर नहीं है कि वो यूं तिरछा है या इस एंगल पे है या इस एंगल पर है, उसकी लेंथ वही रहती है, खा थीटा की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। तो इसको मैथमेटिकली हम यूं लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड, और थीटा को हम लिखते हैं एज द tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, या अगर आप इसको उल्टा करके लिखें तो y बाई एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी वेक्टर की लंबाई का इन्हिसार उसके एंगल पर नहीं होता, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। तो वेक्टर एक तीर की मानिंद होता है, उस तीर की कुछ लंबाई होती है और उसकी एक सिमत होती है। वेक्टर्स तरह तरह के हो सकते हैं। हमने तो पोजीशन वेक्टर की बात की है, मतलब ये कि ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, तो वो तीर जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, उसको हमने पोजीशन वेक्टर का नाम दिया है। और ये पोजीशन वेक्टर, इसकी लंबाई नहीं बदलती, खा वो इधर हो ऐसे या आप उसको रोटेट करें और वो इधर पहुँचे। तो ये पोजीशन वेक्टर है, लेकिन और वेक्टर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी वेक्टर।
अगर एक गाड़ी इस सिमत में चल रही है और दूसरी गाड़ी इस सिमत में चल रही है, तो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है। ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ, लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं। एक्सेलरेशन खुद एक वेक्टर है और ये वेक्टर अगरचे वेलोसिटी ही से बनता है, लेकिन ये उससे अलहदा है, उससे इंडिपेंडेंट है। गर्ज ये कि तरह तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं और अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर दो मुख्तलिफ वेक्टर्स हों तो उनको जोड़ा कैसे जाए। तो सबसे पहले तो मैं वन डायमेंशन की तरफ तवज्जो करना चाहूँगा। वन डायमेंशन में अगर एक वेक्टर इस सिमत में है और उसकी लंबाई 10 है और दूसरा वेक्टर इस सिमत में है और उसकी लंबाई -10 है, 10 - 10 बनता है 0। गोया कि ये एक ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर बना। अगर हम 20 - 10 लें तो उससे एक वेक्टर बनता है जिसकी लंबाई 10 है। तो वन डायमेंशन में दो वेक्टर्स को ऐड करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बहुत आसान है। अब चलिए हम टू डायमेंशंस की तरफ आते हैं। तो टू डायमेंशंस में हम दो वेक्टर्स ए और बी को ऐड करना चाहते हैं और इनसे जो दूसरा वेक्टर बनेगा उसको हम सी का नाम देंगे। तो यहाँ आप देखें नीचे की तरफ वेक्टर ए बनाया गया है, ऊपर ज़रा ऊपर वेक्टर बी बना है और फिर हम वेक्टर ए और बी दोनों को शिफ्ट करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। इस ट्रायंगल का जो दूसरा साइड है वो सी होगा, यानी कि ए और बी का रिजल्टेंट या इनका नतीजा होगा। अब एक बात आप अपने जहन में रखें कि जब हम किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं, मतलब ये कि उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो दिस इज़ अ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन से वेक्टर में कोई तब्दीली नहीं आती। अलबत्ता अगर आप वेक्टर को रोटेट करें तो ये एक और वेक्टर बन जाता है। हम तमाम वेक्टर्स को किसी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी डायरेक्शन और उनकी लंबाई में कोई तब्दीली ना आए। अब दो वेक्टर्स को जोड़ने का एक तरीका है जो पैरेललोग्राम मेथड भी कहलाता है। तो आइए इसकी तरफ ज़रा तवज्जो करते हैं। यही दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो पहले आपने देखे थे। तो हम या तो ये ट्रायंगल्स बना सकते हैं। अब हम दोबारा से ए और बी को जोड़ के सी बनाना चाहेंगे और रिज़ल्ट अगरचे वही होगा, लेकिन ये ज़रा मुख्तलिफ तरीक़ा है। तो हमने ए को उठाकर ट्रांसलेट किया और ये पैरेलल शिफ्ट होकर पैरेललोग्राम का एक साइड बना और इसी तरह बी शिफ्ट होकर पैरेललोग्राम का दूसरी साइड बना। अब इनके दरमियान जो डायगोनल है, जो इनका रिजल्टेंट बनता है, वो सी है। सी इज़ द रिजल्टेंट ऑफ एडिंग ए एंड बी एंड दिस इज़ कॉल्ड द पैरेललोग्राम मेथड। इसके अलावा एक और वेक्टर बी तो होंगे, कुछ और कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जब हम दो वेक्टर ए और बी के कंपोनेंट्स हैं और जो वेक्टर इनके नतीजे में बन रहा है, बन चुका है अब, वो सी है। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई। ए एक्स यानी कि द कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन और ए वाई द कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन। अब इसी तरह बी को आप लें तो बी के दो कंपोनेंट्स हैं बी एक्स यानी कि कंपोनेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन और बी वाई अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो जो वेक्टर सी बना इससे वो ए एक्स और बी एक्स को जोड़ के बना, गोया कि सी एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये आप देख रहे हैं कि सी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स एंड सी वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। गोया के जो कंपोनेंट्स बने सी के वो ए और बी के कंपोनेंट्स को ऐड करके बने। एक्स डायरेक्शन में अलहदा ऐड हुए और जो वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं या वाई कंपोनेंट्स वो अलहदा ऐड हुए।
इस तरह से c के दोनों कंपोनेंट्स बन गए cx और cy। तो ये वेक्टर एडिशन है जिसको मैं यूं समराइज करूंगा कि सबसे पहले आप कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, फिर अगर आप उस वेक्टर c की लंबाई निकालना चाहें तो आप वही फॉर्मूला यूज़ करें जो आपने अलहदा इन वेक्टर्स की लंबाई निकालने के लिए इस्तेमाल किया था। गोया कि c = cx² + cy²। दिस इज जस्ट पाइथागोरस थ्योरम। और इसकी एक सिमत भी है, एक एंगल है, वो एंगल tan इनवर्स या arctan cy/cx है। तो इससे जो डायरेक्शन बनती है वो भी मालूम हो गई, यानी कि थीटा = arctan cy/cx या tan थीटा = cy/cx। अब इन सारी बातों को बेहतर समझने के लिए चलिए मैं आपको दो वेक्टर्स बनाकर दिखाता हूँ और इनको मैं ऐड भी करता हूँ। तो ये दो पेन हैं, एक जैसे हैं, इनकी लंबाई बराबर है, इनके दरमियान एंगल तो कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन दो वेक्टर से जो रिजल्टेंट बनता है वो मुख्तलिफ़ केसेस में मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब ये दो वेक्टर्स एक साथ हैं, पैरेलल हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर्स को जब आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं डायरेक्शन बदले बग़ैर, तो उस वेक्टर में कोई तब्दीली नहीं आती। तो इस वेक्टर को मैं उठाकर इधर कर देता हूँ। अब आप ये देखते हैं कि इस वेक्टर की लंबाई दो गुनी हो गई, बढ़ गई। अब चलिए इन्हीं दो वेक्टर्स को लेता हूँ। एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज है। अब 90 डिग्रीज है तो इसका मतलब ये कि अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाएं तो उसका जो डायगोनल है वो आप पाइथागोरस थ्योरम से पता करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, तो इसकी लेंथ का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ प्लस द स्क्वायर ऑफ दिस लेंथ। क्योंकि वो दोनों बराबर हैं तो ये 2L² हो जाएगा, और उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 × L। अच्छा, तो मैं इसको दोहराता हूँ। जब ये दोनों पैरेलल थे तो लेंथ डबल हो गई थी, जब इनके दरमियान 90 डिग्रीज था तब लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2L हो गई थी, और अगर ये मुखालिफ सिमतों में हो, यूं हो, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसल करते हैं। गोया कि जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू 0। इस लेक्चर में आपने कई बातें सीखी। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट यानी कि हटाओ, और यहाँ अहम बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट का एक साइन होता है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, x2 - x1, वो आप ना भूलें। उसके बाद फिर हमने वेलोसिटी डिस्कस की। वेलोसिटी इज x2 - x1 यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से फिर बात इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर पहुँची। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ये कि वेलोसिटी उस ख़ास लम्हे के ऊपर, और वहाँ हमें एक लिमिट लेना पड़ा। लिमिट से मुराद ये कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान फासला कम होता जाता है और वक्त भी साथ साथ कम होता जाता, तो जो लिमिट बनती है Δx/Δt की, जब Δt 0 को अप्रोच करता है तो फिर उससे हमें वेलोसिटी मिलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर इसी बात को हमने कंटिन्यू करके एक्सेलरेशन डिस्कस की। एक्सेलरेशन में भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आई। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में ये है कि अगर आप दो मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ लें, उनका डिफरेंस और फिर टाइम से डिवाइड करें, तो जब Δt 0 की तरफ जाता है तो ये रेशियो एक्सेलरेशन बन जाता है। अब एक्सेलरेशन ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन अगर ये एक मुस्तकिल लेवल पर रहे तो फिर हम इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। ऐसी सूरत में फिर हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए और वो बड़े अहम हैं।
एक तो ये कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस a टाइम्स t, a इज़ द एक्सेलरेशन। तो जब स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन के हिसाब से बढ़ती है। t इक्वल 0, v इज इक्वल टू वी नॉट। यहाँ से फिर हमने सब्सटीट्यूशन करके एक और फार्मूला डिराइव किया x के लिए, और वो फार्मूला भी आपको याद होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर्ड। वो हाफ का फैक्टर आप ना भूलिएगा कभी। इसके अलावा हमने वेक्टर्स की भी कुछ बात की थी, लेकिन वहाँ थोड़ी सी तिश्नगी रह गई। वहाँ बहुत सी और मिसालें मुझे डिस्कस करना थी, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। तो आपसे फिर अगली दफ़ा मुलाकात होगी और मेरी कोशिश ये होगी कि और बहुत सी मिसालें आपके साथ डिस्कस की जाएं।